हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यह वीडियो नंबर 5 है। हम 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आइए इसका उत्तर समझते हैं। देखिए, लिखा है भू उपयोग का प्रारूप निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। 2 कारक हैं जिस पर भू उपयोग का प्रारूप निर्भर करता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में आते हैं जैसे भू आकृति। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारी भूमि की आकृति क्या क्या होती है। जैसे पठार है, मैदान है, द्वीप है, पर्वत हैं, इस तरीके से। दूसरा है जलवायु। जलवायु से होते हैं कहीं कहीं की जलवायु, जैसे राज्य वायु अगर अपन देखें तो किसी राज्य की जलवायु शीत वाली होती है, कहीं की गर्म जलवायु होती है, तो ये जलवायु पर भी निर्भर करता है। और मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार बोले तो राज्यों पर डिपेंड करता है। किसी राज्य में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, किसी राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। आगे लिखा है मानवीय कारक। मानवीय कारक में हम देखेंगे जैसे जनसंख्या घनत्व। जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भूमि का उपयोग ज़्यादा होगा। प्रौद्योगिक क्षमता यानी कि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। इसके आगे देखते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने मिल सकता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही वो उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। आपसे हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि बताइए कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, भूमि निम्नीकरण के कारण और इसे रोकने के क्या उपाय हैं, लिखिए। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। तो परिभाषा लिखिए कि प्राकृतिक व मानवीय कारणों। प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति से हो रहे हैं। जैसे प्रकृति से क्या होता है, जैसे प्रकृति से जैसे बाढ़ का आना, कहीं सूखा पड़ना, कहीं ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारण है। ठीक है। और मानवीय कारणों से, मानवीय कारणों मतलब जो हमारे द्वारा एक्टिविटी हो रही है। भूमि की गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि प्राकृतिक व मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अगर प्रश्न आपका बन सकता है जो कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भूमि निम्नीकरण मुझे समझ आ गया, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भूमि निम्नीकरण किस वजह से हो रहा है, क्या इसके कारण है। इसका आंसर लिखा हुआ है, सबसे पहला है मृदा प्रदूषण। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मृदा प्रदूषण जो होता है, ये सबसे मेजर कारण है भूमि निम्नीकरण का। मृदा प्रदूषण कैसे कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो लोग किसान हैं वो खेती करते हैं, तो खेती करने में क्या करते हैं, हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। और फिर जब बारिश का पानी या सिंचाई का पानी उस कीटनाशक पर जाता है, फिर वही कीटनाशक क्या होता है, भूमि के अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी रहती है, जो हमारे जो उर्वरक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी कमी होती है। उपजाऊ मिट्टी में क्या होता है, उसका क्षरण होता है। ठीक है। तो मृदा प्रदूषण इसका एक कारण है। दूसरा कारण क्या लिखा है, मृदा क्षरण। मृदा क्षरण कैसे होता है, जैसे हम जब वनों की कटाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को हम काटेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा। तो ये भी एक कारण है। अगला देखते हैं, बार बार चराई। होता क्या है दोस्तों, चराई से भी होता है। जैसे कुछ आपने झुंड वगैरह देखे होंगे, जैसे बकरियों के झुंड होते हैं, भेड़ों के झुंड होते हैं, गायों के झुंड होते हैं। जो चरवाहा होता है वो अगर अत्यधिक चराई कराएगा, बार बार चराई कराएगा, तो उससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो गाय रहती हैं या जो जानवर रहते हैं, वो जब चराई करते हैं तो उससे भी मिट्टी की क्या होती है, जो क्षरण होता है, मिट्टी का क्षरण होता है। उसमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो होती है उसमें क्या होती है, क्षीण होती है। आगे देखते हैं, जल जमाव एवं अत्यधिक सिंचाई।
जल जमाव से भी होता है, जैसे किसी कोई एरिया है, कोई फसल ऐसी है, जैसे गन्ना की फसल होती है, धान की खेती होती है, तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है? और अत्यधिक सिंचाई करने से भी क्या होते हैं कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी में जो हमारे छोटे-छोटे जो कण होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो कण क्या होते हैं, अत्यधिक सिंचाई के कारण पानी में बहकर मिट्टी से बाहर हो जाते हैं, वो पानी के साथ बहकर बाहर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। आगे देखते हैं रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग। रासायनिक उर्वरक हमने जैसे देखे, जैसे जो किसान है वो खेती करता है, तो वो क्या करता है कि जो खरपतवार होती है उसको मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग करेगा। जैसे फसल में इल्ली हो गई है तो इल्ली की दवाई डालेगा, ठीक है? तो तरह-तरह के की जो दवाई हैं वो अपने किसान जो खेती में डालता है, तो वही दवाई जब पानी में पानी का उपयोग होता है, सिंचाई होती है, बरसात का पानी रहता है, तो वही जो उर्वरक है, वो धीरे-धीरे ज़मीन में चले जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ उर्वरा जो शक्ति है, वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और एक और लिखा है नगरीकरण। देखिए दोस्तों, जब नगरीकरण अगर बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरीकरण बढ़ेगा, और नगरीकरण अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हम अपने क्या करेंगे, वृक्षों का क्या करेंगे, कटाव करेंगे। वृक्षों को काट के अपन मकान बनाएँगे, मंजिलें, इमारतें बनाएँगे, तो उससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। अब एक और प्रश्न आपका जो एग्ज़ाम में बन सकता है, ये लिखा हुआ है कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के क्या उपाय हैं? हमने 2 प्रश्न अभी देखे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं? किस वजह से, किस कारणों से भूमि निम्नीकरण हो रहा है? अब मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए, भूमि निम्नीकरण को मैं रोकना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि भूमि निम्नीकरण को मैं रोक सकूँ? इसके उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है वनों की कटाई पर रोक एवं अत्यधिक वृक्षारोपण करके। यानी हमें वनों को कम से कम काटना है, हमें उस पर रोक रोक लगानी है। वनों की कटाई पर हमें क्या करना है, रोक लगानी है, और अत्यधिक वृक्षारोपण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, वनों को लगाना चाहिए। दूसरा कारण लिखा है चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। यानी कि जो चरवाहे हैं, जो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल जाते हैं या किसी भी ज़मीन पर जाते हैं, तो हमें उस पर एक प्रबंध करना चाहिए। उनके लिए एक हमें एक अलग से ज़मीन तैयार करना चाहिए, अलग से उनको एक एरिया देना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर अपने पशुओं को चराना चाहिए। जिससे क्या होगा, एक स्पेसिफ़िक जगह रहेगी, तो वहाँ से हमें लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर चारागाह जो रहेगा, वो तरह-तरह की भिन्न-भिन्न जगहों पर जाएगा, तो वहाँ से मृदा क्षरण ज़्यादा होगा, ठीक है? तो हमें उनका क्या करना चाहिए, एक उचित प्रबंधन करना चाहिए। उनके लिए एक अलग से ज़मीन तय कर देना चाहिए कि इस ज़मीन पर आप अपने जानवरों को चराएँ। आगे लिखा है वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर। वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर का मतलब होता है कि हमें हमारे जो वन हैं जिनको हम लगा रहे हैं, हमें एक सीक्वेंस में लगाना चाहिए। जैसे ये देखिए, जैसे कोई सीक्वेंस है तो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दी। इस तरीके से हमें एक कतार में लगाना चाहिए। कतार में लगाने से क्या होता है कि वृक्षों की जो जड़ें हैं एक दूसरे से मिली रहती हैं, तो उससे क्या रहता है, मृदा की पकड़ अच्छी रहती है। जब पानी आता है, बरसात का पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है, तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, क्योंकि वृक्ष एक दूसरे से अच्छी तरीके से जकड़े होते हैं, मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा का क्षरण नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों को लगाना चाहिए। जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उसमें क्या होता है, हमें झाड़ियों को लगाना चाहिए। झाड़ियाँ लगाने से होता क्या है, जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, उसकी जो मिट्टी रहती है, उसकी जो मिट्टी रहती है वो कैसी रहती है, वो उपजाऊ मिट्टी तो रहती नहीं है, उसमें फसल अपन नहीं उगा सकते मरुस्थलीय क्षेत्रों की। तो वो क्या होता है, जब हम उसमें झाड़ियाँ लगाते हैं, तो ये झाड़ियाँ उस मरुस्थलीय जो मिट्टी रहती है उसको जकड़े रहती हैं, जिससे क्या होता है, मरुस्थलीय का विस्तार नहीं हो पाता है। यदि मान के चलिए मरुस्थलीयों का अगर विस्तार होगा, तो ये मिट्टी, मरुस्थलीय जो मिट्टी है, ये हमारी उपजाऊ मिट्टी में आकर मिल जाएगी, और जिससे उपजाऊ मिट्टी को भी ये क्या कर देगी, खत्म कर देगी। उसकी उगने की जो क्षमता है उसको ये कम कर देगी। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। हमें बंजर भूमि का भी क्या करना चाहिए, उचित प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है बाढ़ नियंत्रण के उपाय करना चाहिए। अब बाढ़ नियंत्रण के उपाय हम कैसे कर सकते हैं, वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगा के ही हम बाढ़ नियंत्रण का उपाय कर सकते हैं। और आगे लिखा है खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण करना चाहिए। खनन प्रक्रिया, जैसे कि आप देखते हैं हर राज्यों में खनन प्रोसेस होती है, जिसमें अपन मिनरल निकालते हैं, जैसे कि सोने की खदान हो रही है, हीरे की खदान है, तो तरह-तरह की जो भी खनन प्रक्रिया यहाँ पर आप देखेंगे,
मिट्टी की खुदाई हो रही है, कहीं पर बालू निकाली जा रही है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, तो खनन प्रक्रिया पर भी हमें एक नियंत्रण रखना चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण रहे। तो ये दोस्तों थे भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। आज की इस वीडियो में हमने 2 प्रश्नों को देखा। भारत में भू उपयोग प्रारूप किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। और दूसरा देखा भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं, भूमि निम्नीकरण के कारण और इसे रोकने के क्या उपाय हैं। ये 2 प्रश्नों को हमने देखा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।